नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10 की कृतिका पाठ्य पुस्तक का मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी द्वारा रचित पाठ का सार और संबंधित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलते हैं पाठ की ओर। लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखते हैं। प्रायः प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है। यानी कि सही रचनाकार, सही लेखक वही हो सकता है जिसके मन में अंदर से विचार आने चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं अनुभूति। किंतु कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं। ये बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य करते हैं। इन बाहरी दबावों में संपादकों का आग्रह, यानी कि अमुक लेखक जिस पत्रिका के लिए लिख रहा है उसका संपादक, उसका आग्रह भी आपको लिखने के लिए बाध्य कर सकता है। जिस अखबार के लिए मान लो आप नौकरी कर रहे हैं या किसी किताब के लिए आप लिखते हैं तो वो बाहरी दबाव कहलाएगा। ठीक है, अंदर से अगर किसी चीज़ के लिए विचार आ रहे हैं लिखने के लिए तो वो अनुभूति है, लेकिन बाहर से अगर कोई प्रेशर आ रहा है लिखने के लिए तो उसको बोलेंगे बाहरी दबाव। इन बाहरी दबावों में संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता, क्योंकि लेखक जो होता है उसका पूरा घर इन्हीं पैसों से चलता है। कविताओं से, कविताओं लिखने से जो उसको वेतन मिलता है उससे, तो आर्थिक आवश्यकता भी होती है। तो ये सब बाहरी दबाव के अंतर्गत आते हैं। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है। उसे तो उसकी भीतरी व्यवस्था ही लिखने की ओर प्रेरित करती है। उसका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब जिस घटना के बारे में आप लिख रहे हैं, या तो आप वो जो घटना घटित हुई तब आप वहाँ प्रत्यक्ष मौजूद थे, या फिर आप बाद में जाकर के उस घटना के परिणामों को देखते हैं, वहाँ से लोगों को पूछते हैं और उसके साक्ष्य देखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, तो वो होती है अनुभूति। ठीक है, तो लेखक की नज़र में प्रत्यक्ष अनुभव से ज़्यादा जरूरी चीज़ कौन सी है? अनुभूति। ठीक है, एक रचनाकार को अनुभव सामने वाला अनुभव करने घटित घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है। लेखक बताता है कि उसके द्वारा लिखी गई हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। एक बार जब वह जापान गया तो वहाँ हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया बनी हुई है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियोधर्मी प्रभावों की जानकारी थी। यानी कि लेखक विज्ञान का विद्यार्थी था। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणुबम गिराया होगा तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। अणुबम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया होगा, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई है। तो मतलब बाद में जाकर के उन्होंने उस चीज़ को अनुभूत किया, महसूस किया, और उसके बाद में हिरोशिमा पर उन्होंने कविता लिखी। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुआ। उस समय उसे ऐसे लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहाँ मौजूद रहा हो। इस त्रासदी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई उसी का परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उसकी अनुभूति से पैदा हुई थी। मतलब कविता कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने अपने मन के विचारों को कलमबद्ध किया है। यह उसके लिए बड़ी बात है, यही उसके लिए महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से ये पाठ का सार है। लेखक अपना लिखने का कारण बता रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि लेखक जो होता है वो दो कारणों से कविताओं को लिखता है। या तो अंदर से उसके विचार उसको लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, या कोई बाहरी दबाव, आर्थिक तंगी, या संपादकों का प्रेशर, प्रकाशकों का प्रेशर। तो इस प्रकार से जो है लेखक कविता लिखता है। ठीक है, और इस पाठ में लेखक जो हैं वो अनुभूति को ज़्यादा जरूरी मानते हैं, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को। ठीक है, और बाहरी दबाव को तो बिल्कुल भी लेखक मानते ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम सामने घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। तो पूरी उत्तर में यही चीज़ें लिखी हुई है कि अनुभूति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष अनुभव कम महत्वपूर्ण है लेखक की नज़र में। ठीक है, अगला प्रश्न, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया?
लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा भी किया था। वह उस अस्पताल में भी गया था जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज चल रहा है। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया, इस प्रकार जैसे समूची दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी कि पत्थर पर परछाई कैसे बनी है, आदमी उसके सामने खड़ा होगा, जब बम विस्फोट हुआ होगा तब उसकी जो हानिकारक रेडिएशन वगैरह, जो आग वगैरह जो भी निकली है, तो आदमी तो जल गया, लेकिन आदमी के पीछे की जो छाया थी वो बच गई और शेष पत्थर पूरा झुलस गया। तो इस प्रकार से उसने अनुमान लगाया कि ऐसा यहाँ पर हुआ होगा। अगला प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का आग्रह आदि चीज़ें प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। अगर मन में व्याकुलता नहीं है लिखने की, किसी भी चीज़ को अगर अपने को करने की इच्छा नहीं है, तो हम वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर रुचि जागृत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, कुछ रचनाकारों के लिए आत्म अनुभूति या स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाहर के दबाव कौन कौन से हैं? तो आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियाँ, संपादकों का आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव, ठीक है, प्रकाशक का आग्रह। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बाहरी दबाव। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों में जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? तो बिल्कुल अन्य क्षेत्र के कलाकार भी इससे समान रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? देखो, अभिनेता यानी कि एक्टर जो होते हैं पिक्चरों में, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव बना रहता है। गायक गायिकाएं जो गाना गाने वाले, इन पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाले को ऊपर ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव बना रहता है कि ग्राहक किस चीज़ को पसंद करेंगे, किस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। चित्रकार, इन पर बनने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव बना रहता है, उस हिसाब से चित्र बनाना चाहिए। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं? लेखक जापान घूमने गया था, हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए प्रेरित नहीं हुआ। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। क्योंकि जब उसने साक्षात वहाँ पर जो लोगों को देखा अस्पतालों में, तो वो तो था बाह्य दबाव। ठीक है। और जब उसने उस पत्थर को देखा, उसके बाद उसको जो अनुभूति हुई अंदर से कि भाई कैसा दृश्य हुआ होगा उस समय, तो ये होती आंतरिक अनुभूति। तो दोनों का परिणाम था। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो हिरोशिमा की जो घटना है बिल्कुल विज्ञान का ज्वलंत उदाहरण है। हम मनुष्यों द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। कैसे? विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इसे अपने ही वातावरण को दूषित कर दिया है। इस विज्ञान के देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने में लगे हुए हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसके मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्यों ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दिया। आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट प्रश्न, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? तो विज्ञान के बनाए हथियार का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं करें। यानी कि जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, तो वो गलत है। ठीक है। प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों और सभा का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोहों में जाकर व लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाजोपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। ठीक है। ऐसे कार्यक्रम प्रकाशित किए जाएं जिससे समाज का भला हो, न कि समाज का नुकसान हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पाठ का सार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।